हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं W.B. ईट्स की पोयम अमंग स्कूल चिल्ड्रन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम W.B. ईट्स के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि W.B. ईट्स का पूरा नाम विलियम बटलर ईट्स था और वो एक आयरिश पोएट प्ले राइट थे जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट फिगर रहे हैं 20th सेंचुरी की लिटरेचर में। दोस्तों, उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में इन 1923। उनकी ये पोयम अमंग स्कूल चिल्ड्रन उन्होंने लिखी थी 1927 में, जो कि रिफ्लेक्ट करती है एजिंग को, पैसेज ऑफ टाइम को, कॉन्सेप्ट ऑफ यूथ और आइडियलिज्म को। पोएम का जो सेटिंग है वो स्कूल की है, जहाँ पे स्पीकर कन्फ्रंट करता है कि जो यंग चिल्ड्रन हैं, इस चीज़ को वो रियलिटी के साथ और अपनी खुद की एजिंग के साथ दिखाते हैं। मतलब यूथ को और ओल्ड एज को वो कॉन्ट्रास्ट में बताते हैं। आज हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं। आई वॉक थ्रू द लॉन्ग स्कूल रूम क्वेश्चनिंग। स्पीकर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं स्कूल के लंबे रूम में चल रहा हूँ और सोचता हूँ। ये लाइन दिखाती है कि स्पीकर अपने आसपास की चीज़ों पर सवाल कर रहे हैं, शायद अपनी ज़िंदगी, वक्त के गुजरने पर, या फिर इस स्कूल विजिट के पर्पस पे। आगे वो बोलते हैं, अ काइंड ओल्ड नन इन अ वाइट हुड रिप्लाइज। एक प्यारी सी ओल्ड वुमेन, एक ओल्ड रिलीजियस वुमेन जो सफ़ेद कपड़ों में है, वो जवाब देती है स्पीकर को, द चिल्ड्रन लर्न टू सिफर एंड टू सिंग। बच्चे जो है मैथमेटिक्स या राइटिंग सीख रहे हैं और गाना सीख रहे हैं। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि बचपन कितना इनोसेंट होता है, कितना इनोसेंस और सिंप्लिसिटी से भरा हुआ होता है। यू स्टडी रीडिंग बुक्स एंड हिस्ट्री। बच्चे वहाँ पे बुक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये लाइन दिखाती है एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को, जहाँ पर बच्चे नॉलेज और दुनिया को समझ रहे हैं। टू कट एंड सुई बी नीट इन एवरीथिंग। बच्चे कटिंग और सुइंग सीख रहे होते हैं, जो बच्चों को डिसिप्लिन और ऑर्डर सिखाता है। बच्चों में एक अडल्टहुड की तैयारी करवाने की कोशिश है ये। द बेस्ट मॉडर्न वे द चिल्ड्रंस आइज। ये एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को दिखाता है और इससे स्पीकर को अपनी पुरानी सोच और आगे का फ़र्क महसूस होता है। चिल्ड्रंस आई उनकी इच्छा और उनकी इनोसेंस को दिखाता है, कुछ करने की, कुछ सीखने की इच्छा को और उनके भोलेपन को। इन मोमेंट्री वंडर स्टेयर अपॉन। बच्चे थोड़ी देर के लिए स्पीकर की तरफ देखते हैं और सोचते हैं। शायद ये जो सोच रहे हैं, ये उनकी यूथ को, बच्चों की यूथ को और उनकी फ्रेशनेस को दिखाता है, जो जल्दी ही चली जाएगी। मोमेंट्री का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं। अ 60-year-old स्माइलिंग पब्लिक मैन। ये लाइन दिखाती है कि स्पीकर खुद 60 ईयर्स के हैं, 60 साल के हैं। ये लाइन दिखाती है कि स्पीकर बूढ़े हो रहे हैं, टाइम जो है, वक्त जो है उनके लिए गुजर रहा है और स्माइल कर रहे हैं। हो सकता है ये किसी तरह की कोई एक्सेप्टेंस है, जिसकी वजह से स्पीकर यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं। I dream of Lydian body bent above a sinking fire, a tale that she। स्पीकर यहाँ पे ड्रीम कर रहे हैं लेडियन बॉडी को, जो रिफर करती है लेडा, एक फिगर, एक ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर से, जो कि सेड्यूस हुई थी बाय जूइस। बेंट अबव सिंकिंग फायर सिंबलाइज करती है एजिंग को, स्टेट ऑफ डिक्लाइन को। और टेल that follows could be reflection of life, और जो चेंज और लॉस जो हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उसको। told of harsh reproof or trivial event that changed some childish day to tragedy। स्पीकर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक हार्श प्रूफ है, जो कि एक चाइल्डिश डे को ट्रेजेडी में बदल देता है। ये लाइन ये दिखाती है कि कैसे कभी कभी छोटी सी बात भी लाइफ को पूरी तरह से बदल देती है। टोल्ड एंड सीम दैट आर टू नेचर्स ब्लेंड। यहाँ पर स्पीकर बोल रहे हैं, जो दो टेल है, जो दो कहानियाँ हैं,
उसके जो दो करेक्टर हैं, जैसे कि इस कहानी में स्पीकर और लेडा एंड द स्वान में लेडा, वो दोनों ही करेक्टर दोनों अलग अलग कहानियों के अब यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही यूनिटी, होलनेस और हार्मनी को दिखाते हैं। यूथफुल सिंपैथी सजेस्ट करती है मर्जिंग नेचर को, जहाँ पर एक फीलिंग जो है वो शेयर हो रही है, या फिर दो लोगों की, दो करेक्टर की फीलिंग्स जो है आपस में समझी जा रही है। यहाँ पे ये चीज़ एज अ मेटाफॉर यूज़ की गई है, दो अलग अलग करेक्टर्स को, दो अलग अलग कहानियों को यहाँ पर ब्लेंड करा गया है। Or else to alter Piato's parable into the yolk and white of the one shell. दोस्तों, यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो पियाटो की सोल वाली थ्योरी का जिक्र करते हैं, जो कहते थे कि हम पहले एक पूरे स्फीयर मतलब गोल थे, लेकिन फिर हम दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिए गए। इस लाइन में स्पीकर अपनी तरीके से ये बोलते हैं कि जो हम दोनों हैं ऐसे हैं जैसे एक अंडे का यॉक और वाइट, जो अलग होते हुए भी एक ही शेल के अंदर होते हैं। मतलब कि ये एक यूनिटी का कंसेप्ट है, जहाँ अलग अलग चीज़ें एक साथ रहती है लेकिन अपनी अपनी पहचान बनाए रखती है। एंड थिंकिंग ऑफ दैट फिट ऑफ ग्रीफ और रेज, आई लुक अपॉन वन चाइल्ड्स ऑल टुगेदर देयर। यहाँ पर स्पीकर जो है रिकॉल कर रहे हैं फिट ऑफ ग्रीफ और रेज को, जो कि एक इमोशनल इंटेंसिटी का मूवमेंट है उनके पास्ट लाइफ से, शायद उनके खुद के एक्सपीरियंस से, शायद उनकी खुद की पास्ट लाइफ से। ये इमोशन लिंक्ड कर सकता है उनकी एजिंग को, या फिर लॉस ऑफ यूथ को, या फिर किसी एक गहरे सदमे या फिर गहरे दर्द को। वो सोच, वो मेमोरी याद करते हुए, वो इमोशनल मोमेंट याद करते हुए वो बच्चों की तरफ देखते हैं, उनको बहुत ही क्लोजली नोटिस करते हैं। इसकी वजह से ये जो उनका इमोशन है ये ट्रिगर हो गया है। एंड वॉन्डर इफ शी स्टूड सो एट दैट एज। यहाँ पर स्पीकर सोच रहे हैं, जिस बच्चे को वो देख रहे हैं ये सोच रहे हैं कि जैसे वो बच्चा है इस एज में, वैसे ही क्या वो खुद भी थे जब वो छोटे बच्चे थे, वैसे ही रिजेंबल करते थे, वैसे ही दिखते थे। ये लाइन उनकी नॉस्टैल्जिया को दिखाती है कि वो अपनी पुरानी यादों को ढूंढ रहे हैं, कि शायद ये बच्चे उनके अपने बचपन को याद दिला रहे हों। For even daughters of the swan can share something of every peddler's heritage. स्पीकर यहाँ एक पुरानी मिथ को रिफ़र कर रहे हैं, जिसमें जो लेडा थी, जो स्वान के साथ थी, और उसके बच्चे जैसे हेलेन ऑफ ट्रॉय का जिक्र है। डॉटर्स ऑफ द स्वान का मतलब है वो लोग जो किसी एक्सेप्शनल डिवाइन बैकग्राउंड से आए हों। लेकिन स्पीकर कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो, उनके अंदर कुछ ना कुछ पैडलर्स हेरिटेज मतलब ऑर्डिनरी कुछ कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ज़रूर होती हैं। मतलब चाहे कोई भी हो, उनका अपना एक कॉमन हेरिटेज होता है जो सबके अंदर होता है। हैड दैट कलर अपॉन चीक और हेयर। इस लाइन में स्पीकर फिर से अपने आसपास के बच्चे के तरफ देखते हैं और उनके चेहरे या उनके बालों की रंगत को नोटिस करते हैं। ये फिज़िकल डिटेल्स उन्हें अपने पास्ट या किसी पुरानी याद की तरफ ले जाती है, जैसे ये बच्चा उनके अपने बचपन या किसी खास मोमेंट को याद दिलाता हो। एंड देयर अपॉन माई हार्ट इज़ ड्राइवन वाइल्ड। ये लाइन दिखाती है कि स्पीकर अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जब उन्होंने बच्चे को देखा और उनके बालों या चेहरे की रंगत देखी, उनका दिल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। ड्राइवन वाइल्ड का मतलब है वो अपनी फीलिंग को शायद समझ नहीं पा रहे। ये एक इंटेंस रिएक्शन है जो उनके दिल में आ रहा है। ही स्टैंड्स बिफोर मी एज अ लिविंग चाइल्ड। स्पीकर फिर से अपने आप को याद दिलाते हैं कि जो बच्चा वो देख रहे हैं वो बस एक लिविंग चाइल्ड है, एक जीता जागता बच्चा,
ये लाइन थोड़ा ग्राउंडेड है, जहाँ वो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करते हैं और समझते हैं जो उनके सामने खड़ा है वो बस एक जिंदा बच्चा है जो अपने आप में एक लिविंग एंटिटी है। ये मूवमेंट उनको प्रेजेंट में ले जाता है, लेकिन उनकी पुरानी यादें अभी भी उनके दिल को बहुत अफेक्ट कर रही है। हर प्रेजेंट इमेज फ्लोट्स इनटू द माइंड। इस लाइन का मतलब है कि स्पीकर के सामने जो बच्चा खड़ा है उसकी इमेज स्पीकर के किसी मेमोरी को या किसी एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट कर रही है, उन्हें याद दिला रही है। डिड Quattrocent the finger fashion it, hollow of cheek as though it drank the wind। यहाँ पर स्पीकर सोच रहे हैं कि ये जो इस बच्चे के फीचर्स हैं, स्पेशली जो जो हॉलो चीक्स हैं, क्या ये क्वाट्रोसेंतो स्टाइल को फैशन करते हैं, जिसका मतलब है 15th सेंचुरी के रेनेस एरा को, जहाँ पर एक आइडियलाइज और एक क्लासिकल अप्रोच थी आर्ट और ब्यूटी की। और हॉलो चीक रेफर करते हैं डेलिकेट और फ्रेजिल ब्यूटी को। ये चीज़ दिखाती है कि वो जो इमेज है फेस की वो अपने आप में ही एक डेलिकेट ब्यूटी है जो बिल्कुल रियल नहीं लग रही है, मतलब एक इमेजिनेशन जैसी लग रही है। एंड टुक अ मास ऑफ शेडोज फॉर इट्स मीट। दोस्तों, मास ऑफ शेडो सजेस्ट करती है शेडो ऑफ यूथ को, पासिंग टाइम को। शायद ये इंडिकेट कर सकती है ब्यूटी को, आइडियलाइज फॉर्म को। एंड आई टो नेवर ऑफ लीडियन काइंड हैड प्रिटी प्लमेज वंस इनफ ऑफ दैट। स्पीकर यहाँ पे एक्नॉलेज करते हैं कि वो किसी भी मिथ फिगर की जैसे नहीं है, क्योंकि वो तो डिवाइन होते हैं, वो तो बॉर्न ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में होते हैं। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि जो उनका यूथ थी, जो उनकी ब्यूटी थी, कोई डिवाइन एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो उनके लिए काफ़ी था, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खास था। Better to smile on all that smile and show there is a comfortable kind of old scarecrow। ये लाइन सजेस्ट करती है कि जो स्पीकर है वो शिफ्ट हो गए हैं नॉस्टैल्जिया से एक्सेप्टेंस की ओर। स्माइल ऑन ऑल दैट स्माइल, ये चीज़ दिखाती है एक पॉजिटिव एटीट्यूड को कि जो वो बूढ़े हो रहे हैं वो कोई ट्रैजिक नहीं है। कंफर्टेबल काइंड ऑफ ओल्ड स्केयरक्रो, ये खुद में ही एक प्लेफुल और आयरॉनिक है। ये चीज़ सिंबलाइज करती है कि कोई चीज़ जो पुरानी हो चुकी है, वक्त के साथ गुजर चुकी है। जैसे स्पीकर जो है वो यहाँ पे बूढ़े दिखाए गए हैं, वो बोल रहे हैं कि बुढ़ापा एक कंफर्टेबल जोन ही है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उस पर मौन करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जो ब्यूटी है वो फेड होती है, लेकिन बुढ़ापे में, एजिंग में फिर भी एक काइंड ऑफ विजडम है, एक पीस है। वॉच यूथफुल मदर आ शेप अपॉन हर लैप, हनी ऑफ जनरेशन हैड बिट्रेड। यहाँ पर स्पीकर इमेजिन करते हैं अपनी यंग मदर को, अपनी माँ को, जो कि अपनी गोदी में अपने बच्चे को रखे हुए है। हनी ऑफ जनरेशन रिफर करती है स्वीटनेस को, वाइटलिटी ऑफ यूथ को, सिंबलाइज करती है मदर्स फर्टिलिटी को, जॉय ऑफ न्यू लाइफ को। और यहाँ पे बिट्रे सजेस्ट करता है वाइटलिटी को। दोस्तों, इस लाइन में स्पीकर ये बोल रहे हैं जो माँ अपने बच्चे, अपने नए बच्चे को, मतलब कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसे गोदी में सुला रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बच्चा बड़ा होता जाता है। उस जो भोलापन है, जो स्वीटनेस है, यूथ की इनोसेंस है, उससे दुनिया आगे बढ़ती है और एजिंग की तरफ चली जाती है। वक्त के साथ साथ लोग बूढ़े होते हैं। ये चीज़ एक बिट्रियल की तरह बोली गई है यहाँ पे। ऐसी जो मदरहुड है वो कितना जॉयफुल है, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे वक्त गुजरता है उस चीज़ की सुंदरता भी गुजर जाती है। एंड दैट मस्ट स्लीप श्रीक स्ट्रगल टू एस्केप एज रिकलेक्शन और द ड्रग डिसाइड। यहाँ पर स्पीकर बोल रहे हैं कि जो पेन, स्ट्रगल जो एसोसिएटेड है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, उसके बारे में वो बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा फ्रेज़ है जो लोगों को
एक मेमोरी देता है, वक्त के साथ साथ लोगों की एक्सपीरियंस, लोगों की मेमोरीज को शेप करता है। लाइफ एक हार्डशिप है जो एक्सपीरियंस लाती है, चैलेंजेस लाती है, जो कि एक chaotic प्रोसेस है ग्रोथ का फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। Would think her son, did she but see that shape with 60 or more winters on its head। यहाँ पे स्पीकर इमेजिन कर रहे हैं उसी यूथफुल मदर को, बोल रहे हैं कि क्या वो देख सकती है कि कैसे उसका बच्चा बूढ़ा हो रहा है, क्या ये उस ट्रांसफॉर्मेशन से खुश है। द शेप ऑफ हर सन वुड नो लॉन्गर बी दैट ऑफ अ यंग चाइल्ड। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि क्या वो माँ जानती है कि कैसे उसका बच्चा वक्त के साथ साथ बूढ़ा होगा, ज़िंदगी की जो चैलेंजेस है, बर्डन्स है, उसका सामना करेगा। और यहाँ पे 60 और मोर विंटर सिंबलाइज करते हैं पैसेज ऑफ मैनी ईयर्स को, कंपेंसेशन फॉर द पैंग ऑफ हिज बर्थ और द अनसर्टेनिटी ऑफ हिज सेटिंग फोर्थ। यहाँ पे स्पीकर जो हैं वो बोल रहे हैं कि जो हार्डशिप हैं, जो स्ट्रगल और मेहनत है, चाइल्ड बर्थ एज वेल एज द अनसर्टेनिटी, क्या वो मेच्योरिटी के साथ, एजिंग के साथ कंपेंसेट हो सकते हैं। ये चीज़ सजेस्ट करती है कि जो मदर है, क्या वो शायद अपने बच्चे को जब वो बढ़ता देखती है तो क्या वो उसके लिए रिवॉर्ड है या रेजोल्यूशन है दर्द का। Plato thought nature but a spam that plays upon a ghostly paradigm of things। यहाँ पर स्पीकर जो है रेफर कर रहे हैं प्लेटो को, जो कि एक बहुत ही फेमस फिलोसफर हैं, जो बिलीव करते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो जस्ट अ स्पम है, एक फॉर्म है, एक इल्यूजन है, जिसका अपीयरेंस जो है वो गोस्टली पैराडिम है। मतलब कि प्लेटो की जो थ्योरी है आइडल फॉर्म्स की, जो फिजिकल वर्ल्ड है वो बस एक शेडो है, एक रिफ्लेक्शन है, से ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी प्लेटो की एक एलेगरी ऑफ केव बनाई है जहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड का जिक्र है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम लोगों को भी सपोर्ट मिले और आपको भी वीडियो ढूंढने में आसानी हो। आगे पढ़ते हैं इस पोयम को। सोल्जर, एरिस्टोटल प्लेड द टॉस अपॉन द बॉटम ऑफ अ किंग ऑफ किंग्स। अब यहाँ पे स्पीकर जो है कॉन्ट्रास्ट में कर बोल रहे हैं प्लेटो को एरिस्टोटल के कॉन्ट्रास्ट में। प्लेटो जो है वो स्टूडेंट है जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एक फिलोसफिकल अप्रोच रखते हैं। वहीं पे जो एरिस्टोटल है वो डिस्क्राइब करते हैं सोल्जर को एज अ ग्राउंडेड और रियलिस्टिक। प्लेड द टॉस रिफ़र करता है एक टाइप ऑफ गेम को जो इन्वॉल्व करती है स्मॉल पीसेस, जैसे कि कोई मार्बल्स हो। यहाँ पे स्पीकर बता रहे हैं कि जो एरिस्टोटल है वो एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल अप्रोच रखते हैं, और यहाँ पे किंग ऑफ किंग्स जो हैं वो सिंबलाइज करते हैं एक ग्रैंड आइडिया को, दुनिया की रियलिटी को। वर्ल्ड फेमस गोल्डन थाई पाइथागोरस फिंगर्ड अपॉन अ फिडलस्टिक और स्ट्रिंग्स। दोस्तों, इस लाइन में स्पीकर ने मेंशन किया है पाइथागोरस को, जो कि एक फिलोसोफर, मैथमेटिशियन था, जो कि जाना गया है अपने नंबर्स, ज्योमेट्री और हार्मनी ऑफ द कॉस्मोस के लिए। दोस्तों, आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा ही होगा। ये वो ही पाइथागोरस है जिसने वो थ्योरम इवेंट किया है। यहाँ पर वर्ड जो यूज़ हुआ है गोल्डन थाई, वो एक लेजेंडरी स्टेटस को एसोसिएटेड करता है विद ब्यूटी, ब्रिलियंस और हार्मनी। और फिंगर्ड अपॉन अ फिडल स्टिक और स्ट्रिंग सजेस्ट करती है पाइथागोरस के एब्स्ट्रैक्ट हार्मनी ऑफ यूनिवर्स को। जैसे कि कुछ म्यूजिशियन केयरफुली स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, वैसे ही पाइथागोरस ने एंटायर यूनिवर्स को समझा था, मैथमेटिकल और म्यूजिकल प्रिंसिपल्स को समझाया था। What a star sang and careless muses heard, old clothes upon old stick to scare a bird। इस लाइन में स्पीकर ने कंपेयर किया है लॉफ्टी इंटेलेक्चुअल परस्यूट को
जो कि है ओल्ड क्लोथ्स अपॉन ओल्ड स्टिक टू स्केयर अ बर्ड। रेफरेंस करती है कि जो स्केयर क्रोज होते हैं, जो डरावने लगते हैं, लगता है कि वो एम्प्टी है, इनफेक्टिव है, यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि वो एक ग्रैंड फिलोसफिकल थ्योरी है पियाचो की, एरिस्टोटल की और पाइथागोरस की, जो अल्टीमेटली कंस्ट्रक्ट करती है ओल्ड क्लोथ्स को, जो शायद इम्प्रेसिव ना हो लेकिन एक पावरफुल रियल पावर जो है वो चीज़ होल्ड करती है। ये फेसेस हैं ग्रेटर मिस्टीरियस चीज़ों की। मतलब कि ये जो तीनों महान लोग हैं, पियाचो, अरिस्टोटल और पाइथागोरस, ये लोग इतने ज़्यादा ग्रेट हैं। हाँ, ये लोग अब पुराने हो चुके हैं, दुनिया में भी नहीं है अब की बात करें तो, लेकिन इनके इन्वेंशंस, इनकी थ्योरीज, इनकी लिटरेचर अभी भी याद की जाती है, अभी भी वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है। Both nuns and mothers worship images, but those the candles light are not as those that animate a mother's reveries. यहाँ पर स्पीकर जो है कंपैरिजन करते हैं नन्स के बीच में और मदर्स के बीच में। नन्स जो वर्शिप करती हैं रिलीजियस इमेजेस और आइकन्स हैं, वहीं पे मदर जो है, जो अपने बच्चे को पालती है, जो पर्सनल है, इमोशनल है। इमेज वर्शिप बाय नन्स जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कैसे हम कैंडल्स जो हैं वो जलाते हैं, रिचुअलिस्टिक सेटिंग है जब हम प्रे करते हैं। वहीं पे जो मदर की इमेज दिखाई गई है, बताई गई है स्पीकर द्वारा, वो ये है कि मदर के अंदर अपने बच्चे को लेकर, अपने बच्चे के सपने को लेकर बहुत ही अच्छे, बहुत ही लविंग विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, जो कि एक पर्सनल कनेक्शन दिखाती है, एक पर्सनल अफेक्शन को दिखाती है। इमेज ऑफ मदर्स रेवरी सजेस्ट करती है कि जो मदर की आइडियलाइज इमेज है अपने बच्चे को लेकर, वो एक वार्म और एक इमोशनल लाइफ है, ना कि एक कोल्ड स्टैचूज ऑफ आइकन, बट कीप अ मार्बल और अ ब्रोंज रिपोज। यहाँ पे पहली वाली लाइन के कॉन्ट्रास्ट में ही बोला गया है, स्टैचूज जो नन वर्शिप करती है वो स्टैटिक है, लाइफलेस है, अनचेंजिंग है। मार्बल और ब्रोंज रिपोज रेफर करती है स्टिलनेस को, रिलीजियस इमेजेस को। ये ब्यूटीफुल है लेकिन उनमें कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं होता, जैसे मदर के प्यार का होता है अपने बच्चे को लेकर। एंड येट दे टू ब्रेक हार्ट्स ओ प्रेजेंस द पैशन, पिटी और अफेक्शन नोस। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं ये रिलीजियस इमेजेस का जो लाइफलेस नेचर है वो भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को होल्ड करता है। ब्रेक हार्ट्स यहाँ पे मीनिंग है डीप इमोशन का, जो कभी कभी पेनफुल होते हैं, पेनफुल फीलिंग्स होती है। पैशन दिखाती है, पिटी दिखाती है, डिवोशन, अफेक्शन दिखाती है। ये जो है ये ब्लिस ऑफ डिवोशन भी दिखाते हैं और एक हार्ट ब्रेक ऑफ अनअटेंडेबल आइडल्स भी हैं ये। And that all heavenly glory symbolize, O self-born mockers of men's enterprise। यहाँ स्पीकर बोल रहे हैं कि ये जो रिलीजियस इमेजेस होती है ये सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं होते वर्शिप का, बल्कि ये हेवनली ग्लोरी है जो कि डिवाइन है, सेक्रेड है और परफेक्ट है। ये चीज़ सिंबलाइज करती है जो कनेक्शन है, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे बढ़कर है ये इमेजेस। ये हमें कंफर्ट भी ऑफर करती है और ये पेनफुल भी होती है। यहाँ पर सेल्फ बॉर्न मॉकर्स रेफर करते हैं आइडियलाइज इमेजेस को, जो कि रिलीजियस स्टैचूज हो सकते हैं, सेंट्स हो सकते हैं, या फिर मैटरनल ड्रीम्स हो सकती है, मतलब माँ की इच्छा अपने बच्चे को लेकर, जो मजाक उड़ा सकती है ह्यूमन एफर्ट्स का। तो यहाँ पे एंटरप्राइज बोला गया है। ये इमेजेस सेल्फ क्रिएटेड होती है, लोग इसको आइडलाइज करते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन ये ह्यूमैनिटी के अटेम्प्ट्स को मॉक करती है, उसका मजाक उड़ाती है, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक है। इस रिप्रेजेंट करती है कि परफेक्शन तो है तो कभी भी हम अटेन नहीं कर सकते, इसकी वजह से हमारा दिल भी टूटता है, इसलिए ये पेनफुल है। को आसान भाषा में समझाती हूँ उस पूरे पैराग्राफ को। हाँ, स्पीकर ये बोलना चाह रहे हैं जैसे नन है, नन जो है भगवान की पूजा करती है, भगवान की मूर्ति की पूजा करती है,
वहीं पर एक माँ अपने बच्चे के लिए ड्रीम्स देखती है, कुछ अच्छे विचार होते हैं कि मेरा बच्चा बड़े होकर ये करेगा वो करेगा। लेकिन ये जो नन की वर्शिप है, फिर मदर की इच्छाएं हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं करती ह्यूमैनिटी को, क्योंकि जो हम चाहते हैं वैसा ज़िंदगी में हो, ये इम्पॉसिबल है। कभी कभी कुछ एक्सपेक्टेशंस जो है हमारी फुलफिल नहीं होती है, इस वजह से ये पेनफुल भी है। मदर का प्यार अपने बच्चे को लेकर, उसके लिए जो ड्रीम्स करती है, अगर वो पूरा नहीं होता तो ऑब्वियसली उस माँ को तो दुख होगा ही। वैसे ही ह्यूमैनिटी का है, जब उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, परफेक्शन को मीट नहीं कर पाते, तब हार्ट ब्रेक होता है, तब दिल टूटता है, तब दर्द होता है। तो आप देख सकते हैं, हमने पोयम की शुरुआत स्कूल से की थी और हम यहाँ पे दिल टूटने तक पहुँच गए। यहाँ पे स्पीकर ने सिर्फ स्कूल के बारे में नहीं बताया, उसने बताया है कि चीज़ें पुरानी होती हैं, चीज़ें बदलती हैं, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस उतनी ही रहती है जितनी पहले थी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे तक अमर हो जाती है। हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारा जो प्यार है, वो कभी कभी फुलफिल नहीं हो पाता है जो हमने सोचा होता है, लेकिन फिर भी वो आइडियलाइज्ड है, वो इम्पॉर्टेंट है, और वो हमें एक होप देता है ज़िंदगी जीने की। आगे बात करते हैं। लेबर इज ब्लॉसमिंग और डांसिंग वेयर, द बॉडी इज नॉट ब्रूज टू प्लेजर सोल। यहाँ पे स्पीकर डिस्क्राइब करते हैं जो लेबर, जो काम, जो हमें ब्यूटीफुल लगता है, ग्रेसफुल लगता है, जैसे कि ब्लॉसमिंग मतलब फ्लावर ब्लॉसम, और डांसिंग। लेकिन यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि जो ट्रू लेबर है, वो ऐसा कुछ होना चाहिए जो हमें घाव ना दे बॉडी पे, जो हमारी आत्मा को प्लेजर दे, खुश करे। वो ही असली काम होता है, वो ही असली लेबर होती है। इन लाइन में स्पीकर बोल रहे हैं कि काम है, जो लेबर है, वो किसी फिजिकल सफरिंग की कॉस्ट पर ना मिले हमें। स्पीकर सजेस्ट करते हैं कि बॉडी और सोल जो है हार्मनी पे होनी चाहिए, ना कि किसी सेक्रीफाइस पे। नॉर ब्यूटी born out of its own despair, nor blear-eyed wisdom out of midnight oil। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि जो खूबसूरता है वो सफरिंग से आती है, और विजडम जो है वो गेन होता है अनहेल्दी मीन से, जैसे कि बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, जो कि एग्जॉशन और पुअर हेल्थ को लीड करता है। यहाँ पर पोएट क्वेश्चन कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि क्या ब्यूटी, आर्ट और विजडम स्ट्रगल और पेन से ही मिलता है सिर्फ, क्या ज़रूरी है हमें सफ़र करना? ओ चेस्टनट ट्री, ग्रेट रूटेड ब्लॉसमर, आर यू द लीफ, द ब्लॉसम और द ब्लो? अब जो पोएट है वो शिफ्ट हो गए सिंबॉलिक इमेज पे, जो कि है चेस्टनट ट्री। चेस्टनट ट्री विद इट्स डीप रूट्स एंड ब्यूटीफुल ब्लॉसम सिंबलाइज करता है एक नेचुरल हार्मोनियस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ को। यहाँ पे स्पीकर पूछ रहे हैं, आर यू द लीफ, द ब्लॉसम और द ब्लो? ब्लो मतलब ट्रंक। चीज़ है क्वेश्चन अबाउट आइडेंटिटी। वो बोल रहे हैं ट्री जो है डिफाइन करता है अपनी लीफ से, अपने ब्लॉसम से, या फिर अपनी ट्रंक से, इसके अलावा कुछ हो उससे। ट्री सिंबलाइज करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस को। यहाँ पे स्पीकर बोलना चाह रहे हैं कि जो बॉडी है, सोल है, एक्शंस होते हैं, वो डिफाइन करते हैं पर्सन को, किसी भी पर्सन को बॉडी, सोल और उसके एक्शन डिफाइन करते हैं। ओ बॉडी स्वीट टू म्यूजिक, ओ ब्राइटनिंग ग्लैंस, हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस? यहाँ पर स्पीकर बोल रहे हैं एक मोस्ट फेमस फिलोसफिकल क्वेश्चन। जब हमारी बॉडी म्यूजिक सुनती है तो वो खुद मूव करती है हारमोनी की फॉर्म में, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। हमारी सोल को, हमारी आत्मा को एक अलग सा सुकून मिलता है जब हम गाना सुनते हैं। यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं, हाउ कैन वी सेपरेट द डांसर फ्रॉम द डांस? मतलब कि कैसे हम अपनी बॉडी को अपने सोल और एक्शन से, अपने आर्ट से, अपनी टैलेंट से दूर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एक डांसर को डांस से दूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही हमारी सोल, हमारी एक्शन
हमारी बॉडी हमें डिफाइन करती है। स्पीकर ने बोला है फिजिकल और स्पिरिचुअल जो सेंट्रल आइडिया है उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों ही चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। और दोस्तों यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।